हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल P/P और PEB में। दोस्तों, मैं कमलेश साहू और मैं आज आपको मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का जो 11 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसके जितने भी क्वेश्चन आए हैं लगभग नंबर ऑफ 70% क्वेश्चन को लेकर आया हूं। आपको यहां से ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या था और हमारे जो हिंदी से, हमारे जो इंग्लिश से, हमारे मैथमेटिक्स से या इंग्लिश से और MPGK से किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों, आपको बताने की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो की लिंक को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वीडियो की लिंक को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मैं लाइव आने का प्रयास कर रहा था किंतु एक्चुअल में मैंने अभी तक कभी लाइव किया नहीं है, तो किसी कारणवश ड्यू टू सम रीज़न मैं लाइव नहीं आ पाया, तो मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोग को प्रोवाइड किया है। मैं एक बार पुनः बोल रहा हूँ कि अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना है, साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाए थे उसके रिगार्डिंग इस बार के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ था। हमारी मैथमेटिक्स जो पिछली बार मतलब लगभग सिंपल, एकदम सिंपल आई थी, इस बार नंबर ऑफ 50% क्वेश्चन टफ आए थे, 50% क्वेश्चन मॉडरेट आए थे। मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं जो हमारे मैथ के क्वेश्चन है वो बिल्कुल 20 में से 20 आए थे, 20 आपसे बन जाएंगे। हो सकता है आपसे बन जाएंगे, लेकिन मेरा मानना ये है ऑन एवरेज मैं ठीक ठाक हूँ मैथ में। तो आपको बता दें कि मैथ्स के क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा इस बार लेवल अप हुआ है। साथ ही साथ में जो आपका जीके सेक्शन है जिसके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर और ऑल इंडिया ओवर के करंट अफेयर से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन थे। ओवरऑल मेरा कहना यह है कि आप अगर जीके सेक्शन को प्रिपेयर कर रहे हैं तो लगभग 40% क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन में से करंट अफेयर के होंगे। यह करंट अफेयर आपका मध्य प्रदेश करंट अफेयर तथा ऑल इंडिया का करंट अफेयर होगा। अब आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश जीके के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन थे और बचे कुचे जो हमारे 5 से 6 क्वेश्चन थे वह बेसिक क्वेश्चन थे। अब आपको बता दें कि जो जीके के क्वेश्चन थे इस प्रकार आपको मध्य प्रदेश जीके पढ़ना है, दूसरा आपको मध्य प्रदेश का जीके पढ़ना है, मध्य प्रदेश का जीके विद करंट अफेयर पढ़ना है, ऑल इंडिया का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। लेकिन आपको ऑल इंडिया की जो हमारी सब्जेक्ट वाइज बात की जाए तो ना तो हमारे क्वेश्चन पेपर में कोई भी पॉलिटी का क्वेश्चन था, ना ही हमारे पेपर में हिस्ट्री का क्वेश्चन था, ना ही इकोनॉमिक्स का था, ना ही वर्ल्ड ज्योग्राफी का था, और मतलब ओवरऑल ना स्पोर्ट्स का कोई क्वेश्चन था। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ओनली ज्योग्राफी अर्थात भूगोल से, हमारे जो कल्चर से क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन आए थे कि ये किस, मतलब एक गान पूछा गया था उससे पूछा गया था। तो मतलब इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो हमारे जनरल नॉलेज जीके के क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के, 5 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आपके MPGK के और 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके थे वह आपके इंडियन ज्योग्राफी से पूछे गए थे। अब बात कर लेते हैं दूसरे, तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर क्वेश्चन मध्य प्रदेश जीके के जो मतलब ओवरऑल जीके के 20 क्वेश्चन थे वे कौन कौन थे। तो मैं लगभग आपको 16 क्वेश्चन बता दे रहा हूं, आप इन क्वेश्चन को यहाँ नोट कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, वहां से भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन था एकलव्य तथा विक्रम पुरस्कार 2019 में प्राप्तकर्ताओं की क्रमशः संख्या थी। तो दोस्तों, आपसे ये पूछा गया था कि 2019 में एकलव्य पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिला, साथ ही साथ विक्रम पुरस्कार 2019 कितने जन को मिला। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो विक्रम पुरस्कार 2019 में ये लगभग 14 जन को मिला, एकलव्य पुरस्कार लगभग 14 जन को मिला था तथा विक्रम पुरस्कार लगभग 10 जन को मिला था। इस प्रकार इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन था जो मेरे ऑप्शन में था, लेकिन मैं गलत करके आ गया। मैं कंफ्यूजन में था कि विक्रम पुरस्कार वो 3 जन को मिला है, तो इस प्रकार 14 3 आंसर लगा दिया। लेकिन आपको याद रखना है कि 2019 में एकलव्य पुरस्कार तथा विक्रम पुरस्कार की संख्या क्रमशः 14 तथा 10 थी। अब दूसरा क्वेश्चन आपको मध्य प्रदेश जीके से संबंधित था। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर से हो गया, दूसरा क्वेश्चन था गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहां पर हुआ है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अब जितनी भी आगामी एग्जाम या आगामी में शिफ्ट में जितने भी हमारे पेपर होंगे उसमें मध्य प्रदेश के एक जन्म स्थान से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि इनका जन्म कहां पर है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहां पर हुआ था। इस क्वेश्चन का मैंने आंसर भोपाल लगाया था, लेकिन एक्चुअल में इसका राइट आंसर क्या है वो आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन था जो एरण जिसे हम सागर में अभिलेख मिला है, एरण अभिलेख में स्थित भगवान विष्णु किसको सहार रहे हैं। मतलब जो एरण अभिलेख में भगवान विष्णु जी की फोटो मिली है उस मूर्ति में वह किसको सहार रहे थे। तो ऑप्शन में नरसिंह था और नरसिंह था, मतलब और था आपका वराह था, मतलब 4 ऑप्शन थे। तो इसका भी राइट आंसर मुझे नहीं पता था कि भगवान विष्णु की मूर्ति में किसके साथ में है, तो किस भक्त के साथ में है, तो इसका आंसर आपको बताना था। जो 4th क्वेश्चन वो पुनः मध्य प्रदेश करंट अफेयर से था, आपको बताना था कि सतना के मेयर कौन है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि सतना के मेयर ममता पांडे थे। मतलब इस प्रकार वर्तमान में मध्य प्रदेश के भी DGP जैसे विवेक जौहरी हैं और इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग
आपके राज्य निर्वाचन आयोग बसंत कुमार है। तो ये मतलब मध्य प्रदेश के वर्तमान में मंत्रिमंडल और वर्तमान में अभी कौन पदावली पर कौन है, सुप्रीम कोर्ट के मतलब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो आपको वैसे ही पता होगा कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है। तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम संजय यादव है। इसके पहले कौन थे, तो मतलब ये वर्तमान में अभी कौन क्या है, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो हो सकता है आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, हर एक शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जो हमारा 5वां क्वेश्चन था वह एक योजनाओं से संबंधित था। दोस्तों आपको बता दें कि योजना से एक क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा गया था। तो आपके एग्जाम में भी, आपके पेपर में भी एक योजना से संबंधित जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें ये पूछा गया था कि जो स्ट्रीट वेंडर योजना है वह किसके लिए समर्पित थी। तो जी मैंने यहाँ पर गलती से स्वानिधि योजना लिखा है, लेकिन स्ट्रीट वेंडर योजना जिसमें ऋण उपलब्ध कराया गया था। तो आपको पता ही होगा कि जो फुटपाथ पर जो बिक्री करने वाले हैं उनके लिए 10,000 रुपये का लोन दिया गया था। तो उसमें पूछा गया था प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर 2020 में जारी की गई उस योजना का नाम बताइए जो गरीबों के लिए पथ विक्रेताओं के लिए पथ विक्रेताओं के लिए योजना को किसने अनाउंसमेंट किया था, उस योजना का नाम बताना था। अब हमारा जो 6वां क्वेश्चन था वो था फरवरी 2020 में जल जीवन मिशन मतलब नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा गया था कि फरवरी 2020 का नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 2020 का जो फरवरी का नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस था, जो जल का कॉन्फ्रेंस था, यह मध्य प्रदेश की भोपाल में हुआ था। उस ऑप्शन में गुजरात था, सेकंड नंबर पर पश्चिम बंगाल था, थर्ड नंबर पर ऑप्शन गुजरात तो हो ही गया और भोपाल हो गया थर्ड नंबर पे, तथा फोर्थ नंबर पे ऑप्शन था कर्नाटक। ऐसे 4 ऑप्शन थे। फिर इसके बाद पूछा गया था, ये भी हमारे करंट अफेयर से संबंधित था, NH 47 का नया नाम क्या रखा गया है। तो आपको पता ही होगा NH 44 का नाम क्या रखा गया है। तो लगभग 344 या 544, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। इसके बाद पूछा गया था लाल बाग पैलेस कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों पता है आपको, ये भी हमारे नॉर्मल जीके से पूछा था, एक नदी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लाल बाग पैलेस पर कहाँ पर है। तो दोस्तों आपको पता है कि मुझे इसका राइट आंसर नहीं पता था, लेकिन मैंने ऑप्शन से स्किप कर लिया था कि चूंकि इसका राइट आंसर हमने लगाया था, जो भी उसमें ऑप्शन में 4 ऑप्शन थी, नर्मदा तो मुझे पता था नर्मदा तो हो नहीं सकता, चंबल पूछा गया तो चंबल भी नहीं, और खान नदी पूछा गया था और तवा नदी। तो चूंकि तवा पचमढ़ी नदी के किनारे बसा था, तो इस प्रकार हमने लगाया था लाल बाग पैलेस हो सकता है खान नदी बुरहानपुर ताप्ती नदी के आसपास होगा। तो इस प्रकार इसका हमने खान नदी लगाया था। इसके बाद ये सबसे सिंपल मात्र एक ही क्वेश्चन था जो पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी क्या है। तो आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी क्या है। तो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर है। ये सिंपल मध्य प्रदेश का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये था कि राजस्थान की जयपुर को कब दर्जा दिया गया था, मतलब इससे संबंधित क्वेश्चन था कि राजस्थान की जयपुर को कब उसके जयपुर सिटी का दर्जा दिया गया था। उसमें ऑप्शन थे 1968, 1978, 1988 और 1958, ऐसे 4 ऑप्शन थे। फिर इसके बाद एक हमारा कल्चर डांस से संबंधित था, मतलब क्लासिकल डांस से संबंधित था। आपको बताना था डोली फनीला कहाँ का नृत्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कर्नाटका था, हमने केरल लगाया था, मेरा क्वेश्चन वहाँ पर गलत हो गया था। मतलब इस प्रकार आप जियोग्राफी, ये क्वेश्चन जियोग्राफी से संबंधित है, आप जाकर जो हमारे कल्चर के सेक्शन है वहाँ से आप इनको स्टडी कर लीजिए कि यक्षगान कहाँ से है, कथकली कहाँ से है, कुचिपुड़ी कहाँ से है। मतलब नृत्य से संबंधित क्लासिकल डांस, क्लासिकल, ये मध्य प्रदेश का भी हो सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन इस एग्जाम में हमसे हमारे पेपर में ये पूछा गया था, डोली फनी था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। और इसके आगे बढ़ते हैं, हाँ एक क्वेश्चन ऐसा था, मतलब 4 निम्नलिखित में से कौन भिन्न होगा। जैसे आपको रीजनिंग में बोलते हैं इन दी 4 ऑप्शन फाइंड ऑड, मतलब आपको एक किसी भिन्न को फाइंड आउट करना था। तो इसमें ऑप्शन था दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर। तो इसका राइट आंसर दतिया था, क्योंकि हमें पता है कि भिंड है और मुरैना है, ये श्योपुर हमारे चंबल संभाग में आते हैं, और चंबल संभाग में 3 हमारी डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इस प्रकार ऑड फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। तो दतिया, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो संभाग हैं मध्य प्रदेश के, जितने भी संभाग हैं, लगभग 10 संभाग हैं, उन संभाग से कि में किस संभाग में कितने जिले आते हैं, सबसे बड़ा संभाग, सबसे छोटा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग का जिला, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मतलब संभाग से संबंधित आपके आगे में एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जो पुराने पेपर देखे हैं उसमें वही पैटर्न को फॉलो करते हैं। मतलब जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है उसी शिफ्ट के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाते हैं, उसी पैटर्न में, बस उसी के टाइप के क्वेश्चन वो आगे की शिफ्टों में देते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया था जो कि करंट अफेयर से संबंधित था, ऑल इंडिया का करंट अफेयर से संबंधित था। पूछा गया था एशियन गेम चेंजर का 2020 का अवार्ड किसे मिला है। तो दोस्तों आपको पता है कि एशियन गेम 2020 का अवार्ड, जो एशियन गेम चेंजर का अवार्ड मिला था वह विनोद खन्ना को मिला था। इस प्रकार इसका राइट आंसर विनोद खन्ना है। मतलब इसमें आप बोल सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर गेम चेंजर के रिगार्डिंग पूछा गया था, आगामी एग्जाम में पुरस्कार तथा सम्मान से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब एक फिक्स हो गया कि यहाँ से सम्मान से संबंधित ही क्वेश्चन आ सकता है।
इसके बाद पूछा गया था प्रवण मुखर्जी की बुक कौन सी है, तो इसमें 4 ऑप्शन थे। तो दोस्तों 3 बुक थी, वो जवाहरलाल नेहरू की थी, और एक मतलब उसमें एक माई लाइफ माई सेल्फ ये था। इसके बाद मतलब 3 ऑप्शन थे जो पता था पहले से ही कि भाई ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की हैं। तो प्रवण मुखर्जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी एक बुक का नाम पूछा गया था, तो इंदिरा से संबंधित कोई थी, और एक जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी थी। मतलब 3 मैंने ऑप्शन स्किप कर लिए थे। इस प्रकार हमने प्रवण मुखर्जी की बुक का नाम बता दिया था। मतलब हो सकता है आगामी एग्जाम में हर एक शिफ्ट में एक बुक से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाए। अब बढ़ते हैं आगे, और उसके बाद 15वां क्वेश्चन था तानसेन और खालिस्तान ने ग्वालियर में जो हमारा विश्वविद्यालय है जो सिंधिया जी ने बनवाया था, उसमें तानसेन और उनकी किस सहपाठी ने साथ में संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। तो चूंकि उसमें ऐसे ऑप्शन नहीं थे कि आप सोच रहे हो कि तानसेन, तो तानसेन के गुरु थे मोहम्मद गौस, तो ऐसा नहीं था। उसमें जो 4 ऑप्शन थे वो कुछ अलग ही थे। उसका राइट आंसर था बेजू बाबर था। क्योंकि मैंने वहां पर कोई खान था तो उसको लगा दिया था और मेरा क्वेश्चन गलत था, हो गया था। तो आपसे मतलब हो सकता है कि तानसेन मतलब कल्चर से ही कि ये किन्होंने कहाँ से शिक्षा पाई से संबंधित आगामी शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जाए। अब हम आते हैं हिंदी के। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे जो सिंपल सेक्शन था हिंदी था। अगर आप हिंदी को मतलब बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को बना सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि दो क्वेश्चन आपके पर्यायवाची थे। अगर आप नोट करना चाहते तो हिंदी डाल के नोट कर लीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूं कहां से कितने सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हिंदी का कुल 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। 20 नंबर के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हमारी संधि के थे, 1 क्वेश्चन हमारा समास से था। संधि और समास होने के बाद हम आ जाते हैं अपनी वोकेबलरी सेक्शन पे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 2 क्वेश्चन हमारे पर्यायवाची से संबंधित थे। दोस्तों आपको बता दें कि जो पुराने अभी तक व्यापम का पैटर्न था उस पैटर्न से थोड़ी सिंपली क्वेश्चन हिंदी पूछी गई थी, लेकिन जो हिंदी में पर्यायवाची के क्वेश्चन थे उसमें ऐसे नहीं थे कि 4 दिए हैं, मतलब जैसे उन्होंने पूछ लिया दिनकर या सूर्य का पर्यायवाची है और उसमें 3-3 करके सेक्शन में दे देते थे, 3-3 का पेयर दे दिया और अपन वहां से इजिली एलिमिनेशन से फाउंड आउट कर लेते थे। लेकिन इस बार के क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने पूछ लिया कि बताइए कि सूर्य का पर्यायवाची क्या है। तो सूर्य के पर्यायवाची तो एक्चुअल में ये पूछा नहीं गया था क्वेश्चन में, बता रहा हूं कि सूर्य का पर्यायवाची क्या है। तो सूर्य का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो 3 उसने दे दी और चौथा नहीं है, उसको अपन को फाइंड आउट करना था। तो इस प्रकार 2 क्वेश्चन हमारे पर्यायवाची से थे, 2 क्वेश्चन हमारे तत्सम या तद्भव थे, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हमारे तत्सम तद्भव से तत्सम तथा तद्भव से। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द में उत्तर से हमारे लगभग 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन हमारे मुहावरे से संबंधित थे, 2 क्वेश्चन हमारे रस से संबंधित थे, 1 क्वेश्चन अलंकार से संबंधित था। जो अलंकार से संबंधित एग्जाम्पल दिया था और उसमें हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से अलंकार को पहचानिए। 2 क्वेश्चन हमारे उपसर्ग से संबंधित थे, 2 क्वेश्चन हमारे प्रत्यय से संबंधित थे। इस प्रकार आपको याद रखना है, मैंने बता दिए कि हाँ, और आप यहाँ से बिल्कुल याद रखिएगा कि हमसे बिल्कुल भी क्या नहीं पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि छंद से कोई भी हमारे शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। हो सकता है आपकी आगामी शिफ्ट में पूछा जाए, लेकिन मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हो गया हमारा पर्यायवाची, पर्यायवाची के 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के बाद विलोम शब्द हो गया, विलोम शब्द के बाद 2 क्वेश्चन आए थे तत्सम तद्भव के, 2 क्वेश्चन पर्यायवाची के, 2 क्वेश्चन तत्सम तद्भव के, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कि 1 क्वेश्चन हमारा 2 क्वेश्चन संधि से पूछे गए थे, 1 क्वेश्चन हमारा समास से पूछा गया था, 2 क्वेश्चन हमारे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन हमारे उपसर्ग से पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन हमारे प्रत्यय से पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन हमारे रस से और 1 क्वेश्चन हमारा अलंकार से पूछा गया था। तो इस प्रकार 1 क्वेश्चन हाँ वाक्य से भी पूछा गया था कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन मतलब संदेहवाचक वाक्य है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो हमारा संदेहवाचक वाक्य था उससे संबंधित मतलब वाक्य के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार आपसे संदेहवाचक मतलब अगर वाक्य का पूछा जाए तो आपको वाक्य से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, एक वाक्य से क्वेश्चन पूछा। तो इस प्रकार हिंदी के कौन कौन क्वेश्चन थे, कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, अब मैं आपको लगभग 17-18 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। बिल्कुल सेम के सेम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों आपको बता दें कि वीडियो थोड़ा हमारा लंबा हो सकता है आधे घंटे से ज़्यादा का हो, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको फिर बता दें कि क्वेश्चन पेपर का लेवल प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की कंपेरिजन में थोड़ा सा टफ था, मैथ थोड़ी सी टफ आई थी, लेकिन हिंदी बिल्कुल सिंपल पूछी गई थी। अब हिंदी के क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो हमारे 2 मुहावरे थे, पहले भी वो आपको बता दे रहे हैं। पहला मुहावरा था गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना मतलब ऐसा क्वेश्चन था कि रामचंद्र शुक्ल का एक उपन्यास था, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई चिंतामणि में उन्होंने गागर में सागर को कर रखा है। मतलब गागर में सागर मतलब बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बात बोल देना, या बहुत कम समय में या बहुत कम में बहुत अधिक बोल देना, तो उसका मतलब होता है गागर में सागर। ये पहला हमारा पर्यायवाची था। दूसरा पर्यायवाची हमारी शिफ्ट में जो पूछा गया था वो पूछे गया था होंठ चबाना। होंठ चबाने मुहावरे का अर्थ क्या है, तो दोस्तों आपको बताना है कि होंठ चबाने मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो मेरे हिसाब से तो मैंने लगा था
क्रोध आना ऐसा था क्योंकि 3 ऑप्शन को मैंने वहाँ स्किप कर लिया था। इसके बाद आ जाती है रस्सी। तो रस्सी जो हमारे 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन इस प्रकार का था कि निम्नलिखित में से संचारी भाव को और क्या कहा जाता है। तो उसमें पूछा था स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या व्यभिचारी भाव। तो दोस्तों आपको पता है कि संचारी भाव को हम व्यभिचारी भाव कहते हैं। 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से पर्यायवाची के हो गए, 2 क्वेश्चन हमारे रस्सी क्वेश्चन से संबंधित थे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 2 क्वेश्चन जो संधि से। तो ये संधि हमारी पहली पूछी गई थी, पित्राज्ञा में कौन सी संधि है। तो दोस्तों आपको याद रखना है प्रत्य प्लस आज्ञा, प्रत्याज्ञा, इसमें हमारी यण संधि थी। यण संधि थी, पित्राज्ञा में संधि पूछी गई थी। हमारी 4 ऑप्शन थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो दोस्तों आपको याद रखना है पित्राज्ञा में हमारी यण संधि थी। और अगला क्वेश्चन मात्राज्ञा में हमसे संधि पूछी गई थी कि बताइए मात्राज्ञा में कौन सी संधि है। तो मात्राज्ञा में हमारी मात्र प्लस आज्ञा, तो ता आ ऋषि के साथ अगर कोई भी स्वर मिल जाता है तो रा बन जाता है। इस प्रकार इसकी जो कीवर्ड यण था, इस प्रकार इसकी राइट आंसर मात्राज्ञा में यण संधि थी। एक क्वेश्चन ये संधि से था और दूसरा क्वेश्चन जो हमारा संधि से था वो आपको बता दे रहा हूँ। पित्राज्ञा का आपसे संधि विच्छेद पूछा था। तो पित्राज्ञा को जो मैंने संधि विच्छेद किया था इसमें भी हमारी रहेगी वह यण संधि रहेगी और पितृ प्लस आज्ञा इसका राइट आंसर था। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा इसमें यण संधि थी, लेकिन इसमें इसका संधि विच्छेद पूछा गया था और मात्राज्ञा में किस प्रकार की संधि है ये पूछा गया था। इसके बाद हमसे एक जो समास का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा गया था जलहीन में कौन सा तत्पुरुष है, कौन सा समास है। तो दोस्तों हमारा आपको ये सिंपल क्वेश्चन नहीं था कि अभी भाव, इसमें भी तत्पुरुष के प्रकार पूछे थे। जो हमारे 4 तत्पुरुष के रहते हैं, कर्ता का कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। तो इसमें जो राइट आंसर था जलहीन, तो जल से हीन अलग होने के अर्थ में मैंने यहाँ पर अपारधान तत्पुरुष आंसर लगाया था। जलहीन में कौन सा समास है इस प्रकार पूछा गया। तो तत्पुरुष के 4 भेद दिए थे। और इसके बाद हमारे 2 क्वेश्चन जो हमारे तत्सम शब्द से संबंधित थे, आपको बता दें कि तत्सम शब्द से एक था निम्नलिखित में से कौन सा हमारा तत्सम शब्द तद्भव शब्द होगा। तो आपको पता है पक्ष, एक था पत्तन, एक था पक्षी और एक था पत्ता। तो हमने ये लगाया था कि ये हमारा तद्भव शब्द है। तद्भव मतलब वो शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत में अपन ने मॉडिफिकेशन करके, संस्कृत शब्द को मॉडिफाई करके जो नए शब्द बन जाते हैं उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। जबकि जो संस्कृत के सीधे आए हैं और आज उनको हम ज्यों कहते हो यूज कर रहे हैं वो तत्सम शब्द थी। तो एक क्वेश्चन ऐसा था कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा तत्सम शब्द होगा। तो उसमें ये पूछा गया था कि चूड़न का तत्सम शब्द क्या होगा। तो जो चूरन ये तद्भव शब्द है तो इसका हमें तत्सम बताना था। तो ऑप्शन को आराम से देख के आप चूड़ बता सकते थे। बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन ये था कि विकारी शब्द, निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए थे, 1, 2 और ये 3 और 1, 4। निम्नलिखित में से कौन सा हमारा विकारी शब्द है। हमारा विकारी शब्द में पहला हमें लिखा था ताजमहल, दूसरे नंबर पर लिखा था धीरे धीरे, तीसरे नंबर पर हमें लिखा था धीरे धीरे, तीसरे नंबर पर लिखा था धन्य धन्य और उसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा था। और ऐसे मतलब 4 ऑप्शन थे। तो मुझे विकारी शब्द में थोड़ा कंफ्यूजन था तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन विकारी शब्द का एक क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑप्शन ताजमहल था और जो 4 ऑप्शन थे वो मैंने आपको बता दिए। फर्स्ट पर ताजमहल, सेकंड पर धीरे धीरे, थर्ड पर ऑप्शन था धन्य धन्य और चौथे पर था तथा। अब इनमें से आपको विकारी शब्द बताना था कि निम्नलिखित में से कौन विकारी शब्द है। तो मेरे हिसाब से हो सकता है तथा होगा। फिर इसके बाद हमारे 2 क्वेश्चन जो प्रत्यय से, एक क्वेश्चन ये था निम्नलिखित में से अत्यधिक। पहला क्वेश्चन था कि अत्यधिक में कौन सा निम्नलिखित में से अत्यधिक में कौन सा प्रत्यय होगा। तो 2 को आपको पता है अत्यधिक, अति प्लस अधिक रहता है, संधि विच्छेद अति। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहता है अत्यधिक में आ प्लस ता में छुट्टी की मत अति था। और इसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन प्रत्यय से संबंधित था वो इस प्रकार था। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ये अत्यधिक से पूछा गया था कि अत्यधिक में कौन सा प्रत्यय है। दूसरा क्वेश्चन 4 ऑप्शन लिखे थे, उसमें हमें ये बताना था बड़ी ही की मात्रा प्रत्यय नहीं है। तो जिसमें बड़ी ही की मात्रा लगी थी वो उसके प्रत्यय होते हो, जिसमें छोटी की मात्रा लगी थी वो नहीं था। तो इस प्रकार इसको हमने एलिमिनेशन ऑप्शन से देख के आप इजिली भी में आंसर दे सकते थे। मतलब 2 क्वेश्चन हमारे हो गए किससे, प्रत्यय से। एक क्वेश्चन उपसर्ग से पूछा गया था। अब इसके बाद हम आते हैं पर्यायवाची। अब आप सोच रहे होंगे पर्यायवाची का कौन शब्द था। तो पहला यही था कि वन का निम्नलिखित में से कौन पर्यायवाची होगा या वन का पर्यायवाची कौन नहीं होगा। तो उसमें ऑप्शन में विपिन था, विपिन के बाद कानन था, विपिन था, विपिन के बाद एक था कानन, कानन के बाद अरण्य था और एक चौथा ऑप्शन था। तो हमें पता था कि विपिन, कानन और अरण्य ये हमारे जंगल या वन की पर्याय, मतलब इससे संबंधित एक वन या इससे संबंधित आया पूछा गया था। तो उसका रॉन्ग आंसर हमने एलिमिनेशन से लगा लिया था। और एक और जो क्वेश्चन था वह पूछा गया था कि तलवार का निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची होगा। तो तलवार का निम्नलिखित तलवार का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा। तो चूंकि उसमें 4 ऑप्शन में एक तुरंग लिखा था, तुरंग हमें पता है कि घोड़ा का था। तो इस प्रकार हमने एलिमिनेशन से उसका आंसर आराम से निकाल सकते थे। दोस्तों आपको फिर बता दें कि हिंदी का लेवल बिल्कुल भी टफ नहीं था, हिंदी बिल्कुल सिंपल पूछी गई थी। अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं, अगर आप कंसेप्ट को रिवाइज करते जाते हैं विदाउट MCQs, हो सकता है आपसे 20 में से 20 क्वेश्चन बने। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन एक पूछा गया था कि रस में निम्नलिखित में से स्थायी भाव को किस अन्य नाम से जाना जाता है। मैं ऑलरेडी बता दिया है कि स्थायी भाव को इस नाम से
संचारी भाव को किस नाम से जाना जाता है। मैंने यहाँ से गलती से स्थायी लिख दिया, संचारी भाव को और क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि संचारी भाव को हम और व्यभिचारी भाव से बोलते हैं। इसके बाद हमसे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था, उसमें पूछा गया था जिसका कुछ भी ना हो। तो अक्षीणी ऐसा कुछ था जिसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया था कि जिसका कुछ भी ना हो, उसके लिए एक शब्द में हम क्या बोलेंगे। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अक्षीय मतलब जिसका कुछ ना हो, इस प्रकार पूछा गया था। और एक पूछा गया था कि आंसू का विलोम क्या है। तो दोस्तों आपको पता है आंसू मतलब रोना, रोने का जस्ट अपोजिट क्या होगा, हंसना। 2 क्वेश्चन थे विलोम के, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ। तो इस प्रकार लगभग 16 से 17 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। और आपको जो हमारा एक अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको बता दे रहा हूँ कि उसमें एग्जाम्पल में पूछा गया था, अलंकार का एक लिखा था सुनी सुर सर सम पतना ही, ऐसा कुछ था। और उसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन में उत्प्रेक्षा अनुप्रियास अलंकार नहीं था। आप सोच रहे हो फिर सा वर्ण की हर बार आवृत्ति हो रही है, इस प्रकार इसमें हो सकता है कि अनुप्रियास अलंकार होगा। तो अनुप्रियास अलंकार नहीं था। अनुप्रियास अलंकार के जो 5 भेद थे उसमें भी कोई अनुप्रियास अलंकार का उसमें एग्जाम्पल नहीं दिया था। तो उसमें जो रूपक अलंकार था, यमक अलंकार था, श्लेष अलंकार था और 4th ऑप्शन पर था उपमा अलंकार। तो चूंकि दोस्तों हमें पता है कि सम सादृश्य सम इसके जो हमारे उपमा अलंकार के रहते हैं, जब उपमा अलंकार को जैसे अलंकारों का शुरू रहती है सिरमूर कहा जाता है, जब 2 वस्तुओं की आपस में तुलना या समानता की जाती है तो वहाँ हमारा उपमा अलंकार रहता है। और उपमा अलंकार के कुछ कीवर्ड रहते हैं कि सम, सरिस, सदृश, शरीखा, तुल्य, नाई, जिमी, जो, ये अगर शब्द आ जाते हैं कीवर्ड तो वहाँ पर क्या रहता है हमारा सम, तो वहाँ पर हमारा उपमा अलंकार हो सकता है। चूंकि ये एग्जाम्पल में हमारा सम आया था और सम एक कीवर्ड मिल गया था, इस प्रकार इसका राइट आंसर हमने उत्प्रेक्षा अलंकार उपमा अलंकार लगाया था। दोस्तों आपको उत्प्रेक्षा अलंकार की भी कुछ ऐसे कीवर्ड रहते हैं, तो अलंकार को ऑन ट्रिक डे में आप याद करके जाइएगा। ट्रिक से आप सीधे अपने ऑप्शन को वहाँ पर सही लगा सकते हैं। आपको पुनः बता दें कि रस से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और आगे बढ़ते हैं। और आप हमसे पूछा गया था ये 2 क्वेश्चन हमारे ऐसे थे जो कि विलोम से थे और 2 क्वेश्चन हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, एक शब्द में उत्तर देना है था। बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम पहुंचते हैं साइंस का। दोस्तों आपको बता दें कि साइंस के क्वेश्चन भी बिल्कुल एकदम सिंपल थे। आपके साइंस के लगभग क्वेश्चन थे वह मतलब लगभग इक्वली 7 नंबर के हमारे लगभग 7 दूनी 14 6 क्वेश्चन मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से इक्वली क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल भी टफ नहीं था। हो सकता है आप अगर ठीक ठाक पढ़ के जाएं तो 17 से 18 क्वेश्चन आप सही करके जाएंगे। साइंस के क्वेश्चन में जो हमारे फिजिक्स थे वह कुछ न्यूमेरिकल आए थे, कुछ लेंस से न्यूमेरिकल थे, कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स से न्यूमेरिकल थे, कुछ एनर्जी से न्यूमेरिकल थे, मतलब कुछ और जो हमारी केमिकल रिएक्शन से संबंधित थे, कुछ हमारे केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल से इक्विवेलेंट वेट पूछे गए थे। ऐसे क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन कौन कौन आए थे मैं आपको बिल्कुल एक एक करके बता दे रहा हूँ। आपको एक एक करके मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं क्या क्वेश्चन आए थे। सबसे पहला क्वेश्चन था कि सूर्य रहता है, जो हमारा सूर्य रहता है, सूर्य अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसको यूज करता है ऑक्सीजन के रूप में। तो दोस्तों आपको पता है कि सूर्य अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे किसको श्वसन के रूप में लेते हैं। तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो हमारे इस पौधे हैं वह खाना बनाने के लिए, अपनी जीव सर्वाइव करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन था जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रहती है उसमें मतलब उसमें पूछा गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का यूज करके अंतिम उत्पाद क्या बनाते हैं। तो आपको पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का यूज करके वह हमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर C6H12O6 ग्लूकोज प्लस O2 राइट आंसर था, जो कि हमारे ऑप्शन में था। इसके बाद 2 क्वेश्चन हमसे ग्रेविटेशनल फोर्स से पूछे गए थे, एक हमारा न्यूमेरिकल था। 3 क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रेविटेशनल फोर्स से। एक हमारा टिश्यू से क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी ये ऊतक हमारे यहाँ पर पाया जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन ये था गुरुत्वाकर्षण से संबंधित, ये क्वेश्चन था कि मतलब जो ज्वार भाटा रहते हैं, जो टाइडल ऊर्जा रहती है जिसके कारण ज्वार तथा भाटा आती हैं, वह किसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती हैं। तो ऑप्शन में था सूर्य तथा चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी, सूर्य तथा समुद्र या तथा समुद्र की शक्ति के कारण। तो उसका राइट आंसर हमने लगाया था वह सूर्य तथा हमने जो राइट आंसर लगाया था वह पृथ्वी तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ये हमारे
जो रहती हैं ये टाइडल एनर्जी ज्वार भाटे आती हैं। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक चुम्बक को हमने स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया है, यदि उसका एक एंड है वह नॉर्थ अर्थात उत्तर दिशा की ओर है तो बताइए उसका दूसरा एंड किस ओर होगा। तो आपको पता है कि हमें पता है कि चुम्बक को अगर अपन रेस्ट पोजीशन में छोड़ दे तो एक अगर वह नॉर्थ पोल को बता रहा है तो दूसरा साउथर्न को बताएगा। तो इस प्रकार उत्तर दिशा को अगर एक बता रहे तो दूसरा साउथर्न को बताएगा। तो एक क्वेश्चन हमारे ये मैग्नेट से संबंधित था। ये और गुरुत्वाकर्षण का दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार था कि उसमें ग्रेविटेशनल की वैल्यू आपसे दी गई थी 9.8 और उन्होंने बोला था ग्रेविटेशनल की वैल्यू दी थी 9.8 9.8 और उन्होंने बोला था एक 40 किलोग्राम की कोई वस्तु का भार है, 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक भार है, तो बताइए उसका वेट क्या होगा। तो चूंकि अपन को पता है W=m×g है, m की वैल्यू 40 किलोग्राम दी थी और यहाँ पे g की वैल्यू 9.8 दी थी, तो 40 को 9.8 से मल्टीप्लाई करना था। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो हमारा था 98 में 4 का मल्टीप्लाई होता और 392 इसका हमारा राइट आंसर आ रहा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन था जो कि एक हमारी एनर्जी से संबंधित था। आपसे पूछा गया था कि एक ऊर्जा की वैल्यू दी थी 6000 जूल है, अगर 10 एम्पियर प्रतिरोध का कोई रेजिस्टेंस है और वह 1 मिनट तक चलाया जाता है तो बताइए कि उसके द्वारा कितनी मतलब कंजप्शन होगा, तो इसका जो कितना एम्पियर कंजप्ट होगा। तो मैंने इसका जो राइट आंसर निकाला था वह हमारा लगभग आ रहा था कि मतलब 6000 जूल को मैंने 60 से डिवाइड किया था तो 1000 आ गया। 60000 था, ये इसमें 60000 था। 60000 को जब मैंने 60 से डिवाइड किया था तो 1000 को 10 एम्पियर से V=IR का कंसेप्ट लगाया था जब मैंने, तो इससे मतलब इलेक्ट्रिसिटी से एक क्वेश्चन था V=IR का कंसेप्ट लगा के, और पहले हमने पावर का लगाया था पावर एनर्जी अपॉन टाइम को डिवाइड करके, फिर यहाँ से मैंने इसका राइट आंसर 100 हमारा निकला था। इसके बाद एक क्वेश्चन जो हमारा वेव से पूछा गया था, तरंग दैर्ध्य से क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब 450 मतलब उसमें आपको 450 मीटर पर सेकंड की कोई तरंग की स्पीड दी गई थी और उसमें हमसे पूछा गया था तरंग दैर्ध्य अर्थात लैम्डा की वैल्यू बतानी है और फ्रिक्वेंसी की हमसे वैल्यू हमें दी गई थी। अब फ्रिक्वेंसी की हमें कुछ इस प्रकार वैल्यू दी गई थी कि ये जो हमारा आंसर आ रहा था 0.3 आ रहा था, राइट 0.3 मीटर 0.3 हमारा राइट आंसर आया था। तो आप देख सकते हैं 0.3 कैसे आएगा इसका, मतलब 0.3 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1 शून्य नीचे बढ़ जाएगा, मतलब इस प्रकार था। तो उसमें आपसे मतलब सीधे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो V= रहता है वेलोसिटी = रहती है वह हमारे लैम्डा और उसकी फ्रिक्वेंसी के इक्वल रहती है। तो इसमें एक सीधा कंसेप्ट था, आपको वेलोसिटी दी गई थी, आपसे तरंग दैर्ध्य की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था और आपको फ्रिक्वेंसी आपको दी गई थी, तो आपको सीधी वेलोसिटी में इसका डिवाइड करना था। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन टाइडल एनर्जी जो मैं आपको बता दिया। इसमें एक पूछा गया था कि जो लाइमस्टोन रहता है, लाइमस्टोन की प्रक्रिया में जब चूना पत्थर रहता है वह मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और जल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड लाइमस्टोन में स्लैक लाइम में कन्वर्ट हो जाता है, तो वह किस प्रक्रिया को उदाहरण है। तो ऑप्शन में थी विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अपघटन। तो मैंने राइट आंसर द्विविस्थापन और अपघटन प्रक्रिया लगाया था, मतलब 4 ऑप्शन थे, उसमें आपको बताना था कि ये निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रक्रिया है। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि अगर 60% का सोडियम हाइड्रोक्साइड का 60% की सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलयन है, ऐसा क्वेश्चन था। मैं बता रहा हूँ बिल्कुल इसी का क्वेश्चन था, एग्जैक्ट उनकी वैल्यू याद नहीं है। इसके बाद बोला था कि जो 40% का सॉल्यूशन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का है और उस ml का कंटेंट मान लें 50 ml है, तो इसका इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या बनेगा। तो आपको पता है कि 60 का 10 में गुणा करना था, 40 का 10 में गुणा करना था, ओवरऑल 70 ml बन रहा था कंटेंट 40 प्लस में से यहाँ पे मान के चलिए 10 और 50 तो 60 से हमें डिवाइड करना था। मतलब x1 जैसे हम CG निकालते हैं x1 y1 प्लस x2 y2 अपॉन x1 प्लस y1 से हम इक्विवेलेंट परसेंट को कैलकुलेट करना था, जो कि बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन था वह हमारा IUPAC नामकरण से था। आपको एक क्वेश्चन दिया था निम्नलिखित में से C6H12 का IUPAC नामकरण नहीं होगा, और उसमें 3 IUPAC नामकरण थे और एक ऑप्शन अलग ही था, तो मैंने उसको आंसर लगाया था। इस प्रकार लगभग मैंने यहाँ भी आपको 15 से 12 क्वेश्चन 12-15 क्वेश्चन लगभग आपको बता दिए। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, साइंस के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे, आविष्कार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। फिजिक्स के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ही थे। केमिस्ट्री के थोड़ी सी क्वेश्चन का एक लेवल था, थोड़ा सा टफ जरूर पूछे गए थे, लेकिन जो वो न्यूमेरिकल आपको फिजिक्स से पूछे गए थे। एक क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि एक लेंस से हमें आवर्धन की वैल्यू निकाल ली थी, उसमें एक वस्तु उत्तल लेंस के बारे में पूछा गया था, आवर्धन की वैल्यू बतानी थी। तो आपको पता ही आवर्धन की वैल्यू U/V रहता है, मतलब जो 40 सेंटीमीटर की वस्तु और एक 20 सेंटीमीटर की वस्तु की रिकॉर्डिंग पूछा गया था, उत्तल लेंस की थी। तो उसका राइट आंसर मैंने पता था कि उत्तल का ऋणात्मक रहता है, इस प्रकार मैंने इसका राइट आंसर निकाल लिया था। मतलब आवर्धनता से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता, वस्तु से दूरी दी गई है तथा दर्पण पर बनने के बाद बदी हुई प्रतिबिंब की दूरी भी दी गई थी। इसके बाद बात कर ली जाए मैथ की, तो मैथ
का थोड़ा सा लेवल टफ था, जो हर बार की तरह क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल और एकदम इजी क्वेश्चन नहीं आए थे। प्रोबेबिलिटी अर्थात मैथ की आपको मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एडवांस सेक्शन से पूछे गए थे। एडवांस से लगभग 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 3 क्वेश्चन हमारे घन से को संबंधित थे, 2 क्वेश्चन हमारे जो घना मतलब शंकु क्यूब से, तथा 1 क्वेश्चन हमसे स्फीयर से पूछा गया था। मतलब 1 क्वेश्चन हमसे शंकु से पूछा गया था, 1 क्वेश्चन हमसे गोला के बारे में पूछा गया था, स्फीयर के बारे में पूछा गया था। इस प्रकार 5 क्वेश्चन इस प्रकार थे। 1 क्वेश्चन हमसे सिलेंडर रेशियो के बारे में पूछा गया था। 1 क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन ही होगा। 1 क्वेश्चन हमसे प्रायिकता के बारे में पूछा गया था, जिसे हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसके बाद जो हमारे 2 क्वेश्चन रेशियो से थे, 1 क्वेश्चन हमसे एज से पूछा गया था, 1 क्वेश्चन हमसे एज से पूछा गया था। एडवांस मैथ्स में एक ट्रायंगल दिया था, उसमें हमें एक मतलब एंगल उनने अपनी ये कंडीशन बताई थी। इसके बाद हमसे पूछा गया था कि इसकी लेंथ पूछी गई थी, मतलब सबकी डिस्टेंस दी गई थी और इसके रिगार्डिंग एक मतलब ट्रायंगल बना हुआ था, डायमेंशन बनी थी, उसमें आपको आंसर बताना था। अब यहाँ पर देखते हैं 1 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया था, 1 क्वेश्चन एंगल से पूछा गया था, मतलब एक ट्रायंगल की डायमेंशन बनी थी और उसमें हमें बताना था कि निम्नलिखित में से इस भुजा का मान क्या होगा, और एक हमें पूरा मैथमेटिकली एक्सप्रेशन दिया गया था। 1 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से पूछा गया था। प्रोबेबिलिटी से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसमें पूछा गया था कि 2 फांसी को एक साथ फेंका जाता है, तो हमें पता है कि 2 फांसी को जब एक साथ फेंचा जाता है तो 36 टोटल रिजल्ट आने की संभावना होती। तो एक साथ तो दोनों पर विषम अंक आने की क्या प्रायिकता है। तो दोस्तों आपको पता है कि विषम अंक 1 में आएगा, 3 में आएगा और 5 में आएगा, और इसमें भी 3 मतलब 3 तरह का ना, तो इसका राइट आंसर 9/36 थी। मैं आपको 9/36 इस प्रकार इसका राइट आंसर 1/4 आ रहा था। मैं आपको पुनः क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन चाहें तो लिख सकते हैं कि 2 पांसे को साइमल्टेनियसली शायद 2 पांसे को एक साथ उछाला जाता है, तो दोनों पर विषम आने की क्या प्रायिकता होगी, दोनों पर केवल विषम आने की क्या प्रायिकता होगी, मतलब विषम दोनों पर होना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये था कि आपसे हमसे कर्व सरफेस एरिया पूछा गया था कि बताइए अगर हम 6 सेंटीमीटर का एक पनीर है, 6 सेंटीमीटर का एक पनीर है जो कि घन के आकार का है, जो कि घन के आकार अर्थात क्यूब के आकार का है, और उसको हम 1 सेंटीमीटर के पनीर के आकार में काट देते हैं, तो आप इनकी कर्व सरफेस एरिया अर्थात वक्र पृष्ठ का अनुपात हमसे पूछा गया था कि 6 सेंटीमीटर पनीर को 1 सेंटीमीटर के पनीर के घन में काट दिया जाए तो उनके कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। बढ़ते हैं आगे, और आगे क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि हमसे पूछा गया था कि एक कौन है, उसकी जो सिलेंडर जो कि उसकी त्रिज्या ऊंचाई क्रमशः 5:2 के अनुपात में है, 5:2 के अनुपात में है, तो उसका जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है इसका रेशियो क्या होगा। तो आपको आंसर इसका बताना था, चूंकि हमें पता है इसकी स्लैंड हाइट πr/l के फॉर्म में लगती है, और अगर इनकी त्रिज्याएं समान हो, ये उनकी डायमीटर अगर समान हो, मतलब क्वेश्चन ये था 2 शंकु हैं और उनकी त्रिज्याएं समान है, यदि उनकी त्रिज्या ऊंचाई का रेशियो 5:2 हो तो उनकी कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। तो आपको पता है कि कर्व सरफेस एरिया πr/l के फॉर्म में रहता है, ये और ये कट जाते, मतलब उसके L1 रेशियो L2 के इक्वल आ जाता, चूंकि 5:2 था तो 5:2 इस प्रकार था। एक क्वेश्चन ट्रेन से संबंधित था। ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार था, आप लिख सकते हैं कि 2 व्यक्ति के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, दो व्यक्तियों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, 2 ट्रेनों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, या 2 व्यक्तियों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। दोनों सुबह 9 बजे चलना प्रारंभ करते हैं। जब दोनों 9 बजे चलना प्रारंभ करते हैं, जब ये दोनों एक दूसरे की ओर आते हैं, तो वह 10 बजे 1 घंटे बाद आपस में मिल जाते हैं, आपस में 1 घंटे बाद क्रॉस कर देते हैं। फिर दूसरी कंडीशन ये थी कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं और 9 बजे से ही चलना प्रारंभ करते हैं, तो वह 1 बजे आपस में एक दूसरे को मिलते हैं। तो बताइए कि मतलब इनका रेशियो पूछा था कि बताइए दोनों ट्रेनों की, ट्रेन ए तथा ट्रेन बी का रेशियो क्या होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन एक लॉटरी से संबंधित था कि इस प्रकार था कि मतलब कोई डाक मतलब लॉटरी से संबंधित इस प्रकार का क्वेश्चन था कि 4% की लॉटरी में 100% के टिकट है, जब 4% टिकट बिक जाती हैं तो उनकी मूल्य लगभग 1000 रुपये के समथिंग है, तो 1000 रुपये से अधिक है, क्या संभावना, मतलब बताइए कि मतलब ऐसा क्वेश्चन था, लॉटरी से संबंधित क्वेश्चन था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। आगे बता दे रहा हूँ, आगे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से 2 क्वेश्चन थे जो कि हमारे रेशियो से पूछे गए थे। एक क्वेश्चन हमसे एज से पूछा गया था, सिंपल था कि पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु की, मतलब एक क्वेश्चन ये था कि एक पिता है, उसकी पुत्री का जन्म 1990 में हुआ है, तो बताइए किस वर्ष बाद
किस वर्ष बाद, कितनी वर्ष बाद जो पिता है वह पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन से आप इसका आंसर निकाल सकते थे, जो कि बेसिक रीजनिंग का क्वेश्चन था। आप ऑप्शन से निकाल सकते थे कि 1990 में उसके पुत्र का जन्म होता है, तो बताइए कब कितने साल बाद पिता है वह पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन था। एक एडवांस कौन सी क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन रेशियो से पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन हमारे एज से पूछे गए थे। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था एलसीएम तथा एचसीएफ से। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक क्रमशः 250 तथा 150 है। यदि दूसरी संख्या बताइए, यदि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर 50 भागफल मिलता है, तो चूंकि हमें पता है 2 से भाग देने पर 50 भागफल मिलता है, मतलब वह संख्या कितनी होगी, 100 होगी। तो 100 मल्टीप्लाई बाय दूसरी संख्या इज इक्वल्स टू 125 मल्टीप्लाई बाय 150। इस कंसेप्ट से आप इसका आंसर निकाल सकते थे। मेरा आंसर लगभग इसका मेरा आंसर मतलब मैच कर गया था। सिंपल ही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये था 1 से लेकर 100 तक की उन संख्याओं को बताइए जो 7 से तो पूर्णतः विभाजित है, लेकिन प्रत्येक की दिशा में 3 शेषफल बचे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताना है। मैं फिर बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन में ये पूछा गया था 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं हैं, 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं हैं तथा प्रत्येक संख्या है, अगर उनको हम 7 जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित है, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में ऐसी संख्याएं बताइए जो 7 से पूर्णतः विभाजित है तथा प्रत्येक की दिशा में 3 शेषफल बचे। तो मैंने तो इसका राइट आंसर इस प्रकार लगाया था 100/7, तो मैंने लगाया था 100/7 14 7 98, लेकिन उसमें 3 शेषफल बता रहा था। वो अगर मैं तो मैंने इसका राइट आंसर 13 लगाया था, क्योंकि 13 लगाया था। अगर 14 लगाती तो 98 में 3 जोड़ते 101 बनते, लेकिन हमसे पूछा गया था 1 से लेकर 100 तक की। तो इस प्रकार क्वेश्चन था कि 1 से लेकर 100 तक की ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक की 7 से पूर्णतः विभाजित है तथा प्रत्येक की दिशा में 7 से विभाजित देने पर 3 शेषफल बचे। एक क्वेश्चन ये था। इसके बाद एक क्वेश्चन हमसे नहीं बना था, वो क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। एक क्वेश्चन था 10 के ऊपर x की पावर इज इक्वल्स टू 64। तो हमसे पूछा गया था कि हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 64 ये था और x/2 प्लस 1 की पावर थी, वो भी हमें था 10 के ऊपर, शायद 10 के ऊपर या फिर 2 के ऊपर x/2 प्लस 1 का मान बताना था। ये हमें इक्वेशन दी थी। इस इक्वेशन से देन दी फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर x/2 प्लस 1, इसका राइट आंसर निकालना, जो कि क्वेश्चन का आंसर हो सकता है आपसे बन जाए। इस प्रकार ये मैथ के लगभग 15 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद लास्ट सेक्शन जो हमारा इंग्लिश था उसको आपको बता दूं कि दोस्तों इंग्लिश का लेवल भी बिल्कुल सिंपल था। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएं तो 20 में से लगभग 17-16 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन के ईजी कौन से क्वेश्चन किस प्रकार के थे। तो क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हमारे आर्टिकल से थे, 3 क्वेश्चन हमारे प्रपोजिशन से थे। 3 2 5 क्वेश्चन हो गए। एक हमारा वर्ड करेक्ट से था, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए थे, निम्नलिखित में से राइट स्पेलिंग क्या है ये बताना था। इसके बाद 2 क्वेश्चन हमारे टेंस से थे, 2 क्वेश्चन टेंस से थे, मतलब एक फाइंड आउट एरर आउट करना था, और एक क्वेश्चन थे हमारे टेंस। 2 क्वेश्चन हो गए टेंस से क्वेश्चन थे। अब इसके बाद आ जाओ 2 क्वेश्चन हमारे ऐसे थे कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा, जो कि हमारे कंजक्शन से संबंधित थी। नाइदर नन ऑफ द कैंडिडेट वाली कंसेप्ट पर आया था, नन ऑफ द कैंडिडेट्स हैव और हैज ऐसे ऑप्शन थे। इसके बाद पेयर ऑफ द करेक्ट फाइंड आउट करना था कि जैसे कैरेक्टर्स के लगभग सिमिलर क्या होगा। तो ऐसे 4 पेयर दिए गए थे निम्नलिखित में से, उस पेयर को चुनिए जो एक दूसरे के बिल्कुल समान हो। इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था जिसमें हमसे पूछा गया था फिल इन द ब्लैंक से संबंधित हमारे 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक करना था। एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स था जो क्वेश्चन टैग से संबंधित था। दोस्तों आपको बता दें कि एक क्वेश्चन टैग से आपके आगामी एग्जाम में भी पूछा जाएगा। अब नन ऑफ द कैंडिडेट के कंसेप्ट मतलब कंजक्शन के बेसिस पर हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपको क्या नहीं पढ़ना ये बता दें, मेरे शिफ्ट में बिल्कुल भी वॉइस का एक्टिव वॉइस से कोई भी एक्टिव पैसिव वॉइस से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। मेरे पेपर में ना तो नरेशन से भी कोई क्वेश्चन था, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी हमारे पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं था। तो इस प्रकार आपको बता दें कि हाँ एक क्वेश्चन हमारा परफेक्स था, आपको बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सा इसका परफेक्स क्या होगा। और एक क्वेश्चन निम्नलिखित ये था इंटरनेशनल में क्या परफेक्स होगा। ये इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन थे। वोकैब सेक्शन से 5 क्वेश्चन ऐसे रहे थे जो हमारे वोकैब सेक्शन से पूछे गए थे। बढ़ते हैं आगे, लेकिन आपको पुनः बता दें कि वॉइस नरेशन 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इससे हमारे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। दोस्तों अगर इस प्रकार जो भी थे मैंने लगभग आपको 70 से 80 क्वेश्चन बता दिए हैं। हो सकता है कि मतलब आपको पहले से भी पता हो, यहाँ से बस आप ये देख लीजिएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, उसको आप अपनी एक कॉपी में लिख लीजिएगा और उन सेक्शन को पहले पढ़ लीजिएगा। आपको जो पढ़ना है वो पढ़िएगा, लेकिन आप यहाँ से बस ये एनालिसिस कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन संधि से पूछे जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से।
तो हिंदी और मैथ्स और साइंस और इंग्लिश में इंग्लिश, इन सबको आप देख लीजिएगा। यहाँ से आप आगामी एग्जाम की जिनकी भी शिफ्टों में है, इसी शिफ्ट में इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा है, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए थे, तो आपको करंट अफेयर में मध्य प्रदेश करंट अफेयर तो सबसे पहले तैयार करना ही है, क्योंकि 60% क्वेश्चन करंट अफेयर की मध्य प्रदेश से ही थे, और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको एमपी करंट अफेयर से ऑल इंडिया करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, और एक क्वेश्चन रहेगा वह आपको हमारे, और बाकी क्वेश्चन एमपी से पूछे जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को आपको शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।